तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो एक जाने-माने डॉक्टर के यकीन की बुनियाद ही हिला देती है। हाँ, और ये कहानी है डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स से। बिल्कुल, ये कहानी है डॉक्टर वाइस की, जो एक बहुत ही मंझे हुए मनोचिकित्सक हैं, और उनकी एक मरीज कैथरीन की। कैथरीन की दिक्कत ये थी कि वो ऐसे डरों और एंजाइटी से जूझ रही थीं जिनका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल रूटीन थेरेपी का मामला विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लकीर को धुंधला करने वाली एक असाधारण यात्रा बन गया। ये मामला इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये पारंपरिक मनोचिकित्सा की, आप कह सकती हैं, हदों को दिखाता है। हदों को कैसे? सोचिए, कैथरीन 18 महीनों से डॉक्टर वाइस के पास आ रही थी। उन्होंने अपने मुश्किल बचपन, अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव और अपने रिश्तों की हर परत खोल कर रख दी थी। 18 महीने? ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। और आमतौर पर जब कोई मरीज इतनी गहराई तक पहुंचता है तो उसके लक्षणों में सुधार आने लगता है। पर कैथरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। उनके पैनिक अटैक, पानी से डर, अंधेरे का डर, दम घुटने का एहसास, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। तो डॉक्टर वाइस एक तरह से निराश हो गए होंगे। हाँ, उन्हें लग रहा था कि वो एक ऐसी दीवार से टकरा गए हैं जिसे वो तोड़ ही नहीं सकते। 18 महीने की मेहनत और नतीजा कुछ नहीं। और यहीं से मुझे लगता है कहानी में एक बहुत ही अजीब, लगभग अविश्वसनीय मोड़ आता है। हाँ, शिकागो वाला किस्सा। हाँ, कैथरीन एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाती हैं और वहां एक म्यूजियम में मिस्र की कलाकृतियों की प्रदर्शनी देखने चली जाती हैं। उन्हें हमेशा से मिस्र की पुरानी चीजों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, है ना? हाँ, पर उन्होंने कभी इस विषय को पढ़ा नहीं था, और जब टूर गाइड उन चीजों के बारे में बता रहा था तो कैथरीन ने उसे बीच में टोका। और उसकी गलतियां ठीक की। और वो सही थी। गाइड भी हैरान और कैथरीन खुद भी, कि आखिर उन्हें ये सब पता कैसे है। ये घटना एक एक चिंगारी की तरह थी। अच्छा। इसी अनुभव के बाद कैथरीन हिप्नोसिस यानी सम्मोहन के लिए तैयार हो गई, जिससे वो पहले बहुत डरती थी। और डॉक्टर वाइस के लिए हिप्नोसिस कोई जादू टोना नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये एकाग्रता बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका था, जिससे मरीज उन यादों तक पहुंच सकता है जो उसके चेतन मन में नहीं है। उन्होंने सैकड़ों मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया था। तो पहला हिप्नोसिस सेशन हुआ, डॉक्टर वाइस कैथरीन को उनके बचपन में वापस ले गए और कुछ बहुत चौंकाने वाली यादें सामने आईं। हाँ, बहुत दर्दनाक यादें थी वो। उन्हें याद आया कि 5 साल की उम्र में उन्हें किसी ने डाइविंग बोर्ड से पूल में धकेल दिया था। वो डूबते डूबते बची थीं। और फिर वो दूसरी याद, 3 साल की उम्र वाली। हाँ, उनके पिता ने शराब के नशे में उनके साथ कुछ गलत किया और उनका मुंह दबा दिया था, जिससे उनका दम घुटने लगा था। ये सुनते ही लगा कि बस केस सुलझ गया। दम घुटने का डर, सब कुछ जुड़ रहा था। हाँ, सब कुछ इन घटनाओं से जुड़ रहा था। उन्हें पक्का यकीन था कि अब तो कैथरीन के लक्षणों में तेजी से सुधार होगा ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह से चकरा दिया। अगले हफ्ते कैथरीन ने बताया कि उनके लक्षण उतने ही गंभीर थे। मतलब जरा सा भी फर्क नहीं? 1 इंच का भी नहीं। और यहीं पर डॉक्टर वाइस के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गई। अगर इन घटनाओं से डर नहीं उपजा तो फिर जड़ कहाँ थी? क्या 3 साल की उम्र से भी पहले कुछ हुआ था? और इसी सवाल ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसके लिए उनकी पूरी मेडिकल ट्रेनिंग ने उन्हें तैयार नहीं किया था। हाँ, अगले सेशन में उन्होंने बस हताशा में कैथरीन को एक सामान्य सा निर्देश दिया। क्या निर्देश था वो? उस समय में वापस जाओ जहां से तुम्हारे लक्षणों की शुरुआत हुई है, बस इतना ही। और इसके बाद जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कैथरीन ने एक अलग ही दुनिया बयान करनी शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे सफेद सीढ़ियां दिख रही हैं, एक बड़ी बिना छत वाली इमारत है, मैंने खुरदुरे कपड़े का लंबा ड्रेस पहना है और मेरे बाल सुनहरे गुथे हुए हैं। ये सब बहुत स्पेसिफिक था। बहुत ज्यादा। और जब डॉक्टर वाइस ने पूछा कि ये कौन सा साल है, तो जवाब आया 1863 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, हाँ। मेरा नाम एरोंडा है, मैं 18 साल की हूँ। ये वो पल था जहां पारंपरिक मनोचिकित्सा की किताब शायद बंद हो जाती है। बिल्कुल। कैथरीन ने उस जीवन की बहुत साफ तस्वीरें बताईं। वो एक सूखी बंजर घाटी में रहती थी। उनकी एक बेटी थी, क्लियस्ट्रा, जिसे उन्होंने अपनी आज की भतीजी रेचल के रूप में पहचाना। हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी था। और फिर उन्होंने उस जीवन में अपनी मौत का वो भयानक मंजर बयान किया। गांव में बाढ़ आ गई थी। हाँ, अचानक बड़ी बड़ी लहरें सब कुछ बहा ले जा रही थी। उन्होंने उस खौफ को फिर से जिया। भागने की कोई जगह नहीं है,
पानी ठंडा है, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। पानी मेरा दम घोट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरी बच्ची मेरे हाथों से छूट गई। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनका शरीर अचानक शांत हो गया। एक थेरेपिस्ट के तौर पे सोचिए, डॉक्टर वाइस के लिए सुनना कैसा रहा होगा। पर यह सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं थी। उनके लिए ये एक आहा मोमेंट था। हाँ, अचानक कैथरीन के सारे फोबिया का नक्शा उनके सामने था। पानी का डर, दम घुटने का डर, अपने प्रियजनों को खोने का डर। सब कुछ उस एक घटना से जुड़ रहा था। एरोंडा की मौत का तरीका कैथरीन के आज के डरों का एक तरह से खाका था। हूबहू खाका था। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब कैथरीन के दिमाग की ऊपर जो बिल्कुल हो सकता है उन्होंने बचपन में कोई ऐसी फिल्म देखी हो या कोई किताब पढ़ी हो और हिप्नोसिस में वो भूली बिसरी यादें कहानी बनकर बाहर आ गई। बहुत सही सवाल है। इसे क्रिप्टोमनीजिया कहते हैं, यानी छिपी हुई याददाश्त। और डॉक्टर वाइस ने भी सबसे पहले यही सोचा। अच्छा। एक वैज्ञानिक होने के नाते उनका दिमाग इसे मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने हर मानसिक बीमारी के बारे में सोचा। क्या ये सिजोफ्रेनिया है? नहीं। क्या ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पहचान तो मजबूत थी। बिल्कुल, वो किसी दूसरी पर्सनालिटी में स्विच नहीं कर रही थी। कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस उन पर फिट ही नहीं हो रहा था। तो उनका वैज्ञानिक मन इसे नकार रहा था, लेकिन जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था वो उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस खुद को समझाया, दिमाग खुला रखो, सच्चा विज्ञान अवलोकन से ही शुरू होता है। और उसी सेशन में कैथरीन ने 2 और पिछले जन्मों की झलकियां याद की। हाँ, एक में वो 1756 में स्पेन की एक वेश्या लुइसा थीं और एक जीवन में 1568 ईसा पूर्व में उन्होंने डॉक्टर वाइस को अपने शिक्षक डायोजिनस के रूप में देखा। क्या मतलब डॉक्टर वाइस भी उस कहानी का हिस्सा थे? हाँ, और इस जानकारी ने इस मामले को और भी जटिल और व्यक्तिगत बना दिया। तो ये सेशन डॉक्टर वाइस को संदेह और आश्चर्य के एक ऐसे बवंडर में छोड़ गया जहां उनकी वैज्ञानिक ट्रेनिंग और उनके अनुभव के बीच एक सीधी टक्कर हो रही थी। बिल्कुल, और ये टक्कर और भी गहरी होने वाली थी। तो ये कहानी एक साधारण थेरेपी सेशन से शुरू होकर पुनर्जन्म की एक असाधारण खोज तक पहुंच गई। हाँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे थे। और एक डॉक्टर ने अपने देखे हुए सच को नकारने से इनकार कर दिया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। डॉक्टर वाइस के लिए असली चुनौती सिर्फ कैथरीन के फोबिया का इलाज करना नहीं थी, है ना? नहीं, बल्कि जो कुछ वो खोज रहे थे उसे अपनी वैज्ञानिक और मेडिकल समझ के ढांचे में फिट करना था। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तब क्या होता है जब किसी का व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वो एक मरीज का ही क्यों ना हो, विज्ञान की स्थापित सीमाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है?